0.3%। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रीसेंट स्टडी के अनुसार गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने वाले सभी बच्चों में से 0.3% बच्चे ही सफल हो पाते हैं। इसी स्टडी के अनुसार पिछले 8 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशन आई और सिर्फ 7 लाख बच्चे सिलेक्ट किए गए। यानी कि 1000 में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्ट हो पाए और 997 बच्चे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, ऐसे क्या रीजन है कि जो ये 3 स्टूडेंट अलग करते हैं या फिर जो भी सफल होने वाले स्टूडेंट हैं वो अलग करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जब भी आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और मैं CGL 2016 में ऑल इंडिया रैंक 270 के साथ W सिलेक्ट हुआ हूं। इसके साथ मैंने काफी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्लियर किए हैं और जो स्टेट PCS होते हैं उनके इंटरव्यू फेस किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के नजदीक लेकर जाएंगे। सबसे पहली चीज, राइट स्ट्रेटजी। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एग्जाम को समझना जरूरी है। बहुत सारे एस्पायरेंट जिनको मैंने टीच किया है, जिनको मैंने गाइड किया है, मैंने अमूमन देखा है कि आप आउट ऑफ इंस्पिरेशन किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। मोस्टली UPSC के केस में ऐसा होता है। अगर हम लोग SSC और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो एक सोसाइटल प्रेशर बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, इसीलिए आप तैयारी करते हैं। तो जब आप तैयारी करने लगते हैं तो ना तो आप एग्जाम को समझते हैं, ना एग्जाम का सिलेबस देखते हैं और सीधे एग्जाम में कूद जाते हैं। यही आप सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती करते हैं। हमें एक्चुअली करना क्या है, इस चीज से बच कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले राइट स्ट्रेटजी में आप करेंगे क्या? अगर आप मान लेते हैं कि हम लोग SSC CGL एग्जाम की बात करते हैं, SSC CGL एग्जाम के एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाएंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 3 पार्ट्स में एग्जाम होंगे। सबसे पहले आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पहले से क्लियर हैं? यानी कि हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आपका मैथ्स अच्छा हो तो आप उसमें इजी फील करें। हो सकता है कि आप रूरल बैकग्राउंड से हो और इंग्लिश आपको ना आती हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को समझ के अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करना है कि आप इसमें से कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं, और क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो मेडिकल स्ट्रीम से होते हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से होते हैं, उन्हें मैथ्स काफी टफ लगता है और वो आगे उसे कवर नहीं करना चाहते, बट जस्ट ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर वो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम ढूंढ सकते हैं जिसमें मैथ्स का पार्ट काफी कम हो, जैसे कि स्टेट PCS। तो जब आपने एग्जाम समझ लिया उसके बाद आप 10 ईयर जो पेपर है उसको उठाइए, उनको करने की कोशिश कीजिए, राइट। वहां से आपको एक अच्छा खासा आइडिया आएगा कि इस एग्जाम को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आप जो पुराने कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनसे बात कीजिए। यानी कि आपको सबसे पहले करीब 10 से 12 दिन इस चीज के लिए निकाल के रख लेने हैं कि आपको उस एग्जाम की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपको एग्जाम की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और स्टिल आप परस्यू करना चाहते हैं, तभी आपको उस एग्जाम की तैयारी आगे करनी चाहिए, अदरवाइज आपको उस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते रहें और कभी भी इवैल्यूएशन ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेकंड चीज जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, गोल्स। आपके गोल्स डिफाइन होने चाहिए। गोल्स को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। इसमें आपको लॉन्ग टर्म गोल में 2 साल 3 साल 1 साल का गोल नहीं बनाना है। सिंपल क्लियर कट गोल्स आपको रखने हैं। आप एक डेली गोल रखिए। आप या तो रात को ही उसे बनाकर रख सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग बनाकर रख सकते हैं कि मैं आज मैथ्स का ये चैप्टर करूंगा, इंग्लिश का ये चैप्टर करूंगा, साइंस का ये चैप्टर करूंगा, राइट। इस तरह से डेली गोल आपका इजीली अचीव हो पाएगा। एक चीज आपको कोशिश करनी है कि तभी सोना है जब आपका वो डेली टारगेट कंप्लीट हो जाए। प्लस टारगेट को ऐसा नहीं रखना है कि जो अचीव ना हो जाए। आज मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा, आपको पता है कि आप वो नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा टारगेट रखिए जिसको आप इजीली अचीव कर पाए। प्लस और इजीली अचीव में ऐसा भी नहीं कि आज मैं सिर्फ
आधा ही चैप्टर करूंगा, मतलब ऐसा कि वो डुएबल भी हो और आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो भी आपकी पूरी तरह से यूज हो पाए। सेकंड, वीकली टारगेट रखिए, राइट? जो भी आपने किया है वो उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट के थ्रू, और इसी तरह से एक मंथली टारगेट। तो पूरी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम्स के लिए कितना टाइम रह गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज को करेंगे। सेकंड चीज, एक टाइम टेबल, आपका स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एसएससी में जब मैं सजेस्ट करता हूं, तो अगर आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 7 घंटे मैथ प्लस इंग्लिश को देंगे। इसमें अब आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? अगर आपका मैथ्स वीक है तो 4 आवर्स आप मैथ को देंगे और 3 आवर्स इंग्लिश को। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो 4 आवर्स इंग्लिश को देंगे और 3 आवर्स आप मैथ को देंगे, राइट? इस तरह से आप वाइस एंड वर्सा कर सकते हो। प्लस 2 to 3 आवर्स आप जीएस को देंगे, और रीजनिंग के लिए आप वीकडेज में कोई भी टाइम नहीं देंगे। सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं संडे को, क्योंकि रीजनिंग काफी इजी आता है, प्लस रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो आप उस संडे को 5 से 6 घंटे, वहां पर आप बाकी सब्जेक्ट ना पढ़ें, पर 5 से 6 घंटे आप रीजनिंग को दे सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इससे आपका इजिली सारी चीजें कवर हो पाएंगी। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रैक्टिस, यानी कि मॉक टेस्ट। आप किसी भी एटेक के आप मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक के दीजिए, चाहे आप एसएससी ट्यूब, ओली बोर्ड, किसी के भी दीजिए, ठीक। बट आप जब भी कहीं पर भी टेस्ट सीरीज देने जाएंगे तो 2 चीजें याद रखेंगे। पहली, वहां पर बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हो, राइट? ऐसा ना हो कि वहां उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ 200 बच्चे, 300 बच्चे, 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब सैंपल बहुत ज्यादा छोटा होता है तो हो सकता है कि आपके टॉप करने के चांसेस बढ़ जाएं। बट जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आप लाखों बच्चों से कंपीट कर रहे हैं, तो रियल कॉम्पिटिशन आप नहीं फेस कर रहे हैं। सेकंड, किसी भी टेस्ट सीरीज में अब क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा महंगी है नहीं है, 200, 300, 100 रुपए, तो आप सभी टेस्ट सीरीज को चेक कर सकते हैं। तो देखिए कि कौन सा एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अगर आप मुझसे इस मामले में हेल्प लेंगे तो हम लोग कमेंट सेक्शन में वो मैं आपको 1 से 2 रिकमेंडेशन दे सकता हूं, बट दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप 4 से 5 टेस्ट सीरीज चेक करके देखिए और वहां पर जो भी एग्जाम स्पेसिफिक है, राइट, वहां पर आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। लास्ट बात जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, कई बार मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं बट सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब वो एक डिलेमा में फंस जाते हैं कि अब तैयारी छोड़ेंगे तो जो बाकी के ईयर्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे जो हम लोगों ने तैयारी की है, और अगर करते रहते हैं तो और टाइम वेस्ट होगा। आप ये चीज समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आपको 2 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन में ये समझ में आ जाता है कि आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे या नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपको उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ कुछ मार्जिन से रह गए थे, राइट। बट आपको 2 साल में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप इस एग्जाम के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। तो अगर आप उस एग्जाम के लिए मान लेते हैं कि एसएससी में मेंस का कट ऑफ 500 के 600 के आसपास जा रहा है, मान लेते हैं कि 500 के आसपास आपका कट ऑफ जा रहा है, राइट, और आपके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 350, 400, यानी कि आप कट ऑफ से काफी दूर हैं, ठीक। मान लेते हैं कि वो मेंस में अगर 10 से 15,000 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं और आपका जो रैंक है, क्योंकि अब तो इजीली रैंक भी अवेलेबल हो जाता है, काफी सारी वेबसाइट्स करा रही हैं, वो रैंक लाख, 1.25 लाख में है, यानी कि टीयर 1 के सबसे नीचे वाले कैंडिडेट्स में आप हैं और आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ आपको दूसरे एवेन्यूज भी एक्सप्लोर करने चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट करेंगे तो आपको वो बाद में लगेगा कि हाँ, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्या वो चीजें हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जीएस में जो आपका एसएससी सीजीएल में, अब मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश आप देखेंगे कि फायर्स कंपटीशन है, आपके सभी के ही 90 to 95% मार्क्स सभी लोग ला रहे हैं, बट एक जीएस एक ऐसा सेक्शन है जहां पर लोग
20% से लेके 80% तक लाई करते हैं। तो वहां पर एक ऐसा गैप है जो आपकी मेरिट को तय करता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए वाई यानी कि यस, और 20 यस पर हम लोग इस वीडियो को रिलीज करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि जर्नल स्टडीज में आप किस तरह से 40+ मार्क्स ले सकते हैं। और ये वीडियो मुझसे ही क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 2016 का डेटा देखें तो मेरे जीएस में 50 में से 47.5 मार्क्स थे। इसके साथ साथ मैंने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का जो पूरी तरह से जीएस बेस्ड होता है काफी बार क्लियर किया है। तो हम लोग वेट करते हैं इस वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।